हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपने राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक रहने वाला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या इसका विशेष रूप से आपके कई प्रावधान करके रखा है? तो आपको सीधे दृष्टिगत होगा कि 148 से लेकर 151 के बीच में 148 से लेकर आपके 151 अनुच्छेद तक इन आर्टिकल के बीच में इन आर्टिकल्स में क्या प्रावधान करके रखा है आपकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अच्छा, क्या चीज़ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? सारी चीज़ें, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या इसके वेतन सेवा शर्तें हैं, सारी चीज़ें इस कक्षा में अपन कवर करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बात करते हैं। अनुच्छेद 148 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है, सीएजी के बारे में बात करता है। इसकी नियुक्ति और निष्कासन का काम कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी हमारे जो पद रहते हैं, जितने भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, उनके बारे में जो ये नियुक्ति से संबंधित चीज़ें आती हैं या फिर इसके त्याग पत्र से संबंधित चीज़ें आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बनती है और सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आरपीएससी के एग्जाम में। आप हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे, उन एग्जामों में उनके पेपर उठाकर देख लीजिए। आपसे ये पूछ लेगा कि जो आरपीएससी होती है, आरपीएससी का अगर जो अध्यक्ष होता है उसे त्याग पत्र देना होता है तो वो किसे देगा? ठीक है, तो उस समय की स्थिति में आप राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन चीज़ों में कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं। लेकिन आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, ज़रूरी होती है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आपकी नियुक्ति, निष्कासन, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। इसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं। वो चार्ट बना के आप प्रमुख रूप से नियुक्ति के संबंधित में आपने टॉपिक का नाम लिखा, फिर नियुक्ति कौन 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 करता है, फिर आगे लिख दिया। ठीक है ना? उसी प्रकार से त्याग पत्र किसे देंगे, कितने सदस्य रहने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण बातों का आपके एक चार्ट तैयार किया होना चाहिए। जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, उन नोट्स में यही चीज़ें शामिल की जाती है कि ऐन वक्त में जब आप परीक्षा देंगे, आज आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आज आप एक चीज़ यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पढ़ रहे हैं, तो आप सोचेंगे हमें हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। लेकिन जब एग्जाम आता है, जब हमें रिवीजन का टाइम आता है, तब हमें पहाड़ चढ़ना होता है। अब हम अपना अलग अलग पत्थर रखकर घर बना रहे हैं तो हम इतना जोर नहीं आ रहा है। फिर एकदम जब हेवी डोज अपन ने लेनी पड़ेगी, जब रिवीजन के टाइम, ये चीज़ें हमारे दिमाग में हेडेक करेगी और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देगी। ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपके प्रथम चीज़ ये है कि नियुक्ति और निष्कासन कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनकी आपके नियुक्ति है और निष्कासन का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति अर्थात महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति और निष्कासन किया जाएगा। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उसके न्यायाधीश की भांति ही जो महाभियोग के द्वारा ही इन्हें हटाया जाएगा। तो आप एक पावर ऑफ जो ये पद है, इस पद की आप पावर देख सकते हो। शपथ देखते हैं तो राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, वो शपथ आपके दिलवाता है, उनके समक्ष शपथ ग्रहण की जाती है। प्रारूप है, ये जो प्रारूप की बात करते हैं, जो हमने अनुसूचियां पढ़ी थी भारतीय संविधान में, मूल रूप से 8 अनुसूची थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 और आपकी अनुसूची जोड़ी गई और उन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत तीसरी जो अनुसूची है, उस तीसरी अनुसूची में आपके प्रमुख रूप से उसमें प्रारूप दे रखा है। उस प्रारूप के अंतर्गत शपथ ली जाती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। अच्छा, और शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, उसके समक्ष शपथ ली जाती है। अगली बात करते हैं वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में। संसद के द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। वेतन एवं जो सेवा शर्तें हैं, संसद के द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। किसके द्वारा आपके विधि के माध्यम से निर्धारित करेगी? जब विधि की बात आ रही है तो संसद की बात करेंगे। विधि बनाने का काम किसका हो रहा है? विधि बनाने का काम ना मेरा हो रहा है, ना आपका हो रहा है, ना राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। विधि बनाने का काम भाई साहब आपकी संसद कर रही है। तब तक द्वितीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान है वो लागू होते रहेंगे। द्वितीय अनुसूची में आपको पता है वेतन की आपके जो भत्तों के बारे में बात की गई है। ओके, उन्हीं के अनुरूप क्या है, जब तक विधि नहीं बन जाती उन्हीं के वर्णित प्रावधान है वो लागू होंगे। अगली बात यह कि नियुक्ति के पश्चात वेतन, पेंशन और अवकाश, सेवानिवृत्ति की आयु में सीएजी के लिए आपके अहितकर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो ये लाइन हमने लगभग हमारे जो भी जितने संवैधानिक रूप से जो हमने प्रावधान देखे, वो सारे प्रावधानों के अंतर्गत ये एक ही लाइन लिखी हुई है, नियुक्ति के पश्चात, ठीक है ना, उस पद पर आसीन होने के बाद में वेतन, पेंशन, अवकाश, सेवानिवृत्ति की आयु में
किसी भी प्रकार की आपके अहितकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आई ना। चले, सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। अगर सेवानिवृत्ति कर ली, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य आपके पद हेतु अर्ह हैं, यानी कि योग्य नहीं होंगे। अब उसके लिए आप योग्यता नहीं रखेंगे, आप सेवानिवृत्ति के बाद में प्रतिबंधित हो जाएंगे किसी भी पद धारण करने के लिए। भारतीय, वो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग, परीक्षण विभाग है, इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनसे संबंधित नियम राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करके बनाए जाएंगे। अच्छा, अभी हमने चीजें देखी कि जो वेतन है, सेवा शर्तें संसद के द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित होगी। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग है, उस विभाग में कर्मचारी है, उन कर्मचारी की जो सेवा शर्तें हैं, ये सेवा शर्तें तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं से संबंधित जो नियम है, ये नियम होंगे, नियम बनाने का काम वो विभाग खुद ही करता है। यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा, परामर्श किसके लिए जाएगी भाई, जहां पर वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, मुख्य हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनसे परामर्श ली जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा आपके भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक के विभाग से संबंधित सेवा शर्तें हैं या फिर आपके प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित आपके नियम हैं, यह बनाने का काम किया जाएगा। फिर बात करते हैं व्यय से संबंधित। व्यय से संबंधित बात करें तो आपकी नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक हैं उनके कार्यकाल के समस्त जो व्यय हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। जो इनका व्यय है, ये व्यय भारत की संचित निधि है उस पर भारित होंगे और ये संसद की स्वीकृति पर आपके जो मतदान है उस पर आपके निर्भर नहीं होता, क्योंकि जो संचित निधि है, जो इस प्रकार के बाहर व्यय होते हैं, उनके लिए आपकी संसद की स्वीकृति की या जो मतदान की निर्भरता नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 149 के अंतर्गत 148 में हमने ये सारी चीजें देखी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में नियुक्ति, निष्कासन, शपथ, वेतन एवं सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिबंध, भारत की जो भारतीय लेखा परीक्षण विभाग हैं, व्यय है, वो सारी चीजें हमने देखी 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट रहने वाला है 149 के अंतर्गत अनुच्छेद 149 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार। अच्छा, कर्तव्य और जो अधिकार है, कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बात करते हैं। सीएजी संघ, राज्यों तथा अन्य प्राधिकरणों के लेखों से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है। अच्छा, सीएजी हैं, ये सीएजी संघ हैं, राज्य हैं और अन्य जो प्राधिकरणों हैं उन प्राधिकरणों के लेखों से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है। संसद इन कर्तव्यों को विधि के द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है। संसद ही करेगी उन कर्तव्यों को विधि के द्वारा विनिर्दिष्ट कि कैसे कर्तव्य इनको करने हैं। जब तक संसद विधि नहीं बनाती तब तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वे अधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत के आपके जो ऑडिटर जनरल हैं को आपके प्रचलित विधियों के अधीन प्राप्त थे। जब तक कोई आपकी विधि संसद नहीं बनाती किस रिलेटेड नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य या अधिकारों से संबंधित, मूल रूप से कर्तव्य से संबंधित, तब तक ये मामला क्या रहेगा, तब तक ये रहेगा संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत में आपको पता है ऑडिटर जनरल था, उसका आपके जो पद चलता था उन प्रचलित विधियों के अधीन ही प्राप्त थे। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब 150 के बारे में, लेखों का स्वरूप। अच्छा, 149 समझ में आई ना चीज कि उसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार है। ठीक है ना। 150 में लेखों का स्वरूप, लेखों का स्वरूप क्या रहने वाला है, संघ तथा राज्य के लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर आपके निर्धारित किया जाएगा। संघ तथा राज्य के लेखों का प्रारूप है, संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित किया जाएगा। तो लेखा का स्वरूप है राष्ट्रपति के द्वारा, वो प्रारूप आप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित किया जाएगा। 150 में ये चीज रखी हुई है। तो 148, 49 और 50। अब देखते हैं 151 में। 151 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। 151 बात करता है लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। पहली चीज संघ सरकार के प्रतिवेदन, दूसरी चीज राज्य सरकार के प्रतिवेदन। तो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संघ सरकार के प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना है।
संघ सरकार के जो प्रतिवेदन है, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे और जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना है। राज्य सरकार के प्रतिवेदन है, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वे अपने प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे, उन्हें वह राज्य विधायिका के समक्ष रखता है। बहुत ही ऑब्वियस चीज है, क्योंकि अंततः जनता के समक्ष कब रखे जाएंगे, जब उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो संस्थाएं हैं वहां पर रखा जाए। तो 151 के अंतर्गत आपको समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्रता। सबसे पहली बात स्वतंत्रता क्या है, इनके कार्यकाल की सुरक्षा। राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद बनने पर अपने पद पर नहीं रहते। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये निर्भर नहीं है, राज्यपाल भले ही है जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए संविधान में आपको बंद करके रखा है, ठीक है ना। ये चीज सबसे बेस्ट होती है। जब कोई थोड़ा बहुत अपने मुक्त तरीके से काम करता है, क्यों, जब होता है जब वो आप किसी के प्लेजर पे नहीं है, ठीक है ना। यद्यपि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसके प्लेजर पे नहीं है, ठीक है ना, उसके प्रसाद पर्यंत पर नहीं है। प्लेजर का अर्थ ये प्रसाद पर्यंत नहीं है मामला। दूसरी चीज पुनर्नियुक्ति। पद त्याग के पश्चात वह भारत सरकार तथा राज्य अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद हेतु आपके पात्र नहीं होंगे। तो इन्हें वो लालच तो रहेगा नहीं कि उसे कोई केंद्र के अंतर्गत या फिर राज्य के अंतर्गत किसी प्रकार का पद लेना है, तो उसको मलाई जो खानी है, ये मलाई खाना एक पद के तरफ पे उसकी निगाह तो नहीं रहेगी। तो ये एक चीज क्या है, और स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, क्या उसका लालच कम होता है। तीसरी बात है जो वेतन एवं अन्य जो सेवा शर्तें हैं संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और वेतन आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। जो वेतन होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नियुक्ति के पश्चात वेतन, अनुपस्थिति, अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्ति के आयु से संबंधित अधिकारों में कोई परिवर्तन उनके प्रतिकूल नहीं किया जा सकता। ये बात भी हम देखते हैं। अगली बात, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा शर्तें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा आपके सीएजी से परामर्श करके निर्धारित की जाती है। जो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां हैं, ये सारी प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी है ना, उन सीएजी से परामर्श आपके करके ही निर्धारित की जाती है। ये चीज हमें जस्ट पढ़ी है, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, वही चीज वापस रिपीट कर रहे हैं। तीसरी बात, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के सभी वेतन है, भत्ते हैं, आपके पेंशन है, सम्मिलित आपके जो हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, वे संसद के मतदान की प्रक्रिया के अधीन नहीं होते हैं। ये चीज भी हमको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट हमने चीज देखी, वही वापस कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। संसद आपके जो संचित निधि होते हैं उस संचित निधि पर भारित होता है और संसद की मतदान प्रक्रिया के अधीन नहीं होते हैं। अगली बात है, संसद के किसी भी सदन में कोई मंत्री नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और न ही उनके कार्यों के लिए कोई मंत्री उत्तरदायी होता है। तो संसद के किसी भी सदन में कोई मंत्री नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो परीक्षक होता है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं उनके आपके कार्य हैं, उन कार्य का कोई आपके मंत्री है उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। चलिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संवैधानिक आधार देखते हैं तो 149 के अंतर्गत संसद के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की आपके विनियमित करने का अधिकार है। ये अभी हमने जस्ट देखा था। अगली चीज है अनुच्छेद 150, सरकार के लेखाओं के प्रारूप पर आपके सीएजी की सलाह। सरकार के लेखाओं हैं, उन लेखाओं के प्रारूप पर आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह 150 में। 151 में आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक प्रतिवेदन है राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करना, ये इनका कर्तव्य रहने वाला है 151 के अंतर्गत। 279 क्या कहते हैं, सीएजी शुद्ध कर आय को प्रमाणित करता है। शुद्ध कर जो आय होगा ये बाध्यकारी होगा, वैसे जो आपके शुद्ध कर आय है उसको प्रमाणित करने का काम करता है। किसमें देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा शुद्ध कर आय को प्रमाणित करता है। शुद्ध कर आय को प्रमाणित कौन करता है, सीएजी करता है 279 के अंतर्गत। अच्छा ठीक है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद आपका 6, अनुच्छेद 244 ये जिला परिषद और आपके क्षेत्रीय परिषद हैं। सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 6, माफ करना, अनुसूचित 6 जिसमें अनुच्छेद 244 जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद हैं, जिनमें इनके खातों पर आपके प्रारूप तथा लेखा संपरीक्षा राष्ट्रपति की अनुमोदन से आपके सीएजी द्वारा विहित प्रारूप में
समझ में आया ना मामला कि इनके खाते हैं ना, इनके खातों का प्रारूप और लेखा संप्रेक्षण राष्ट्रपति के अनुमोदन से सीएजी द्वारा विहित प्रारूप में जिला परिषद और आपके क्षेत्रीय परिषद का। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनके कर्तव्य शक्तियां या सेवा शर्तें अधिनियम 1971 बना हुआ है, ठीक है ना। सेवा शर्तें के लिए, शक्तियों के लिए, कर्तव्य के लिए 1971 है अधिनियम बना हुआ है, ठीक है ना। अधिनियम किसके पास पता है आपको? जो संसद बना सकती है उन्होंने बनाया भी है, कब? 1971 में। अब देखो मामला क्या है। वेतन है, ये वेतन अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। कार्यकाल देख लीजिए भाई साहब, कार्यकाल इसमें 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या 6 वर्ष और 65 वर्ष दोनों ही कार्यकाल? नहीं भाई, या तो भाई उसका कार्यकाल में मतलब 6 वर्ष हो जाए, या फिर वो 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले प्राप्त करेगा, ठीक है ना। 6 वर्ष प्राप्त कर लिए पहले, भले ही वो 64 साल का है, ठीक है, उसका कार्यकाल खत्म। भले ही उसने 30 साल कार्यकाल किया और उसकी आयु 65 वर्ष हो गई, तो क्या उसको आपके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, टाइम हो चुका है, वो बुढ़ा हो चुका है। 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष जो भी पहले होगा उस मामले तक। त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र देगा मुझे नहीं, राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट को देगा। कार्य होगा लेखाओं का संकलन और लेखांकन धारा 11 के अंतर्गत एवं लेखा परीक्षण धारा 13 के अंतर्गत। लेखा परीक्षण है धारा 13 और लेखाओं का संकलन और लेखांकन है ये आपके 11 अंकन, यानी लेखों का अंकन धारा 11 है, परीक्षण है धारा 13 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीएजी के लेखा परीक्षण उत्तरदायित्व। अच्छा, सीएजी के लेखा परीक्षण और उत्तरदायित्व। जिन निधियों का परीक्षण किया जाता है, कौन कौन सी निधियों का परीक्षण करता है भाई सीएजी? संघ, राज्य और विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से होने वाले जो खर्चे हैं उनका, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, और विधानमंडल वाले जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी संचित निधि से होने वाले जो खर्चे हैं। दूसरी बात, भारत एवं प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिक निधि है, भारत एवं प्रत्येक राज्य की जो लोक लेखा निधि है, उनके संबंधित जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों की आपके ये लेखा परीक्षण करता है। अच्छा, मामला समझ में आ गया। संचित निधि से होने वाले खर्चे देखे हमने किन किन के, संघ राज्य और आपके विधानमंडल जो जिनके संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का प्रत्येक राज्य की आपकी जो आकस्मिक निधि है, भारत एवं प्रत्येक राज्य की आपकी लोक लेखा निधि है, लेन देन का मामला है। अगली बात, जिन लेखों का परीक्षण किया जाता है, जिन लेखों का परीक्षण अपने किया जाता है, सरकारी विभागों के व्यापार, विनिर्माण, लाभ हानि खाते एवं आपके बैलेंस शीट, ठीक है ना। जिन लेखों का परीक्षण किया जाता है, जिन लेखों का परीक्षण किया जाता है, वो परीक्षण किस किस का लेखों का परीक्षण करते हैं? परीक्षण करते हैं अपने निधि, तो हमने देख ली निधि कौन कौन सी थी वो देखी हमने। अब हम देखते हैं जिन लेखों का, तो लेख कौन कौन से हैं आपके? सरकारी विभागों के जो व्यापार हैं, विनिर्माण है, लाभ हानि के खाते हैं और आपके बैलेंस शीट है उनकी, और सरकार के जो ऋण हैं, अग्रिम है, जमा है आदि से संबंधित जो लेन देन है, राजस्व का जो मूल्यांकन है, आवंटन है, उससे संबंधित है, राष्ट्रपति का जो अनुमोदन से प्राप्तियां हैं, स्टॉक खाते हैं, उनसे संबंधित है। तो ये सारे जो लेख हैं, इन लेखों का परीक्षण किया जाता है। सरकार का चाहे ऋण हो, चाहे अग्रिम हो, चाहे जमा हो आदि संबंधित जो लेन देन है, राजस्व का मूल्यांकन हो जाए, चाहे आवंटन हो जाए, चाहे राष्ट्रपति के अनुमोदन से प्राप्तियां हो जाए, स्टॉक खाते हो जाए, सरकारी विभागों के व्यापार हो जाए, विनिर्माण हो जाए, लाभ हानि खाते हो जाए, एवं आपके बैलेंस शीट है उनकी आपकी क्या करता है? लेखों का परीक्षण करता है। जिन निकायों का वो लेखा परीक्षण किया जाता है वे होगी वे सभी प्राधिकरण जिन्हें आपकी केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अनुदान आपके 25 लाख से ज़्यादा और कुल व्यय है जो उसका 75% से ज़्यादा किया जाता है। तो सरकारी कंपनियां एवं आपके निगम हैं, स्थानीय निकाय हैं, अन्य संस्थाएं हैं। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध करें तो राज्यपाल है, राष्ट्रपति अनुरोध करते हैं तो स्थानीय निकाय या फिर अन्य संस्थाएं हैं उनका भी आपके क्या करेगा? लेखा परीक्षण करेगा। ठीक है ना, मामला समझ में आए ना? कहाँ तक पहुँचे? बहुत अच्छे से पहुँच गए होंगे। इन मामले को आगे बढ़ाते फिर सरकारी खातों के प्रारूप पर आपको सलाह देना। 150 के अनुच्छेद के अंतर्गत आपके सरकारी जो खाते हैं उनके प्रारूप पर सलाह देना इनका कार्य रहता है। अब बात करते हैं लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। राष्ट्रपति को करेंगे तो राष्ट्रपति आपके संसद में प्रस्तुत करवाएगा, राज्यपाल को जब देंगे तो राज्यपाल आपके राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है ना। शुद्ध कर आय का आपके प्रमाणीकरण अनुच्छेद 279 के अंतर्गत अंतिम प्राधिकरण है आपके शुद्ध कर आय का प्रमाणीकरण कि भाई ये शुद्ध कर आय है। ये शुद्ध कर आय का प्रमाणीकरण कौन करेगा? जो कि अंतिम प्राधिकरण होगा और वो बाध्यकारी होगा, वो होगा आपके 279 के अंतर्गत। हम देख रहे हैं लोग आपके जो सीएजी है, ठीक है ना, ये सीएजी आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोक लेखा समिति पीएससी के मार्गदर्शन
मित्र और आपके दार्शनिक। लोक लेखा जो समिति है उसके मार्गदर्शक मित्र या फिर दार्शनिक का बात कर लो, ये सीएजी होता है। ठीक है ना। सीएजी सामान्यतः केंद्र और राज्यों के लेखों का संकलन एवं रखरखाव करता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल उसे पूर्ण या आंशिक रूप से इस जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। केंद्रीय खाते 276 से पृथक आपके प्रमुख रूप से केंद्र और राज्यों के लेखों का संकलन एवं रखरखाव करता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल उसे पूर्ण या आंशिक रूप से इस जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। फैक्ट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। तो लॉर्ड जो कैनिंग है, इस लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो महालेखा परीक्षक है, इस महालेखा परीक्षक का आपके जो पद है उसका आपको सृजन किया गया। प्रथम महालेखा परीक्षक कौन बना? जो 1860 से लेकर 1862 तक बनता है साहब, ये आपके बनता है एडवर्ड डुमंड। एडवर्ड डुमंड। देखो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार याद होगा। बोलिए मेरे साथ, एडवर्ड डुमंड। हो गया याद, बहुत है। स्वतंत्रता के समय देखिए सीएजी, तो देखिएगा सर बर्टी मोनरो स्टेग। क्या है स्वतंत्रता के समय सीएजी कौन है? स्वतंत्रता के समय सीएजी है सर बर्टी मोनरो स्टेग। स्वतंत्रता के समय कौन है भाई? 1945 से लेकर 1948 के बीच में सीएजी है सर बर्टी मोनरो। लिखो सर बर्टी मोनरो, कोई मोनरो नहीं पड़ेगा, मोनरो पड़ेगा, मोनरो और स्टेग। ओके चलिए, सर बर्टी मोनरो स्टेग। डन है। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात प्रथम सीएजी कौन बने? स्वतंत्रता के समय तो कौन था? सर बर्टी मोनरो स्टेग। स्वतंत्रता के बाद भी कोई बनेगा ना, वो था वी नरहरि राव। ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? राजीव महर्षि का। महर्षि है, छोटा सा कार्यकाल रहा होगा। राजीव महर्षि, राजीव का नाम तो वैसे भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के हिसाब से भी देख लो भले। राजीव महर्षि आपके न्यूनतम कार्यकाल है, यानी कि ऐसे संदर्भ में नहीं कह रहा उनका राजीव जी का प्रधानमंत्री के कार्यकाल का छोटा कार्यकाल था, नहीं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ, हत्या के संदर्भ में। सीएजी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, वो थे ए के चंद्रा है। सीएजी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे वो है ए के चंद्रा। ठीक है ना। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद हो जाएंगे आपको। लॉर्ड कैनिंग के समय आपके महालेखा परीक्षक के पद का सृजन हुआ। प्रथम महालेखा परीक्षक आपके एडवर्ड डुमंड बनता है, और स्वतंत्रता के समय आपके सर बर्टी मोनरो स्टेग थे, और फिर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आपके सीएजी बनते हैं वी नरहरि राव, और आपके न्यूनतम कार्यकाल है वो राजीव महर्षि का रहा। सीएजी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे वो थे ए के चंद्रा। अब देखो भारत के सीएजी हैं, बहुत लंबी लिस्ट 15 नामों की है, ये भी पढ़ेंगे, ये बात नहीं है इनको नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले आलोचना वगैरह ये देखते हैं। लेखा परीक्षक के प्रकार देखते हैं। अच्छा, लेखा परीक्षक के प्रकारों में प्रदर्शन या निष्पादन लेखा परीक्षक। भाई देखो, प्रदर्शन या निष्पादन लेखा परीक्षक होता है वो मितव्ययता, कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता का आकलन करता है। जो मितव्ययता के साथ में मितव्ययता और साथ में कार्य कुशलता और प्रभावशीलता का आकलन करता है। दूसरा होता है वित्तीय लेखा परीक्षक, जो वित्तीय विवरणों का परीक्षण करता है। एक होता है अनुपालन लेखा परीक्षण, वो विधियों और विनियमों के अनुपालन की जांच करता है। तो नाम से पता चल रहा है, अनुपालन का विधियों और विनियमों के अनुपालन की जांच करेगा। वित्तीय लेखा परीक्षण का वित्तीय विवरणों का परीक्षण करेगा। प्रदर्शन और निष्पादन लेखा परीक्षण है, ये आपकी प्रदर्शन यानी कि जो मितव्ययता है, कार्य कुशलता है, प्रभावशीलता है, उसका आकलन करता है। ये थे लेखा परीक्षण के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार देखते हैं। प्रतिवेदन में एक होता है विनियोग लेखा प्रतिवेदन, जो वास्तविक व्यय बनाम स्वीकृत व्यय के बारे में बात करता है। वास्तविक जो व्यय किया गया बनाम जो स्वीकृत व्यय था, ये विनियोग लेखा प्रतिवेदन होता है। विनियोग लेखा प्रतिवेदन। एक होता है वित्त लेखा प्रतिवेदन, जो वार्षिक प्राप्तियां और आपके संवितरण होता है, उसकी बात करता है वित्त लेखा प्रतिवेदन। वित्त लेखा जो प्रतिवेदन है, जो वार्षिक प्राप्तियां और एवं संवितरण, उसके बारे में बात करता है। प्रतिवेदन के प्रकार हम बात कर रहे हैं। विनियोग लेखा प्रतिवेदन देखा, जो वास्तविक व्यय बनाम स्वीकृत व्यय के बारे में बात करता है। वित्त लेखा प्रतिवेदन देखा, जो वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण के बारे में बात करता है। तीसरी बात, सार्वजनिक उपक्रम प्रतिवेदन। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मूल्यांकन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मूल्यांकन सार्वजनिक उपक्रम प्रतिवेदन में। वित्त लेखा प्रतिवेदन वार्षिक प्राप्तियां आपके संवितरण।
विनियोग लेखा प्रतिवेदन, वास्तविक व्यय बनाम आपकी स्वीकृत व्यय, तीनों चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं प्रस्तुति एवं परीक्षण। प्रतिवेदन संसद और आपके विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन है संसद और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और लोक लेखा समिति पीएससी का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किसका? लोक से लेखा जो समिति होती है द्वारा, उस समिति के द्वारा, पीएससी के द्वारा आपके जो होती हैं उसके द्वारा आपके परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना, वो परीक्षण करेगा। महालेखा परीक्षक की आलोचना के बारे में बात नहीं करते हैं। भाई आलोचना क्या क्या करें इनकी? पहली आलोचना ये है इनकी पारदर्शी आपके नियुक्ति प्रक्रिया का अभाव है। किसी सार्वजनिक परामर्श या फिर निश्चित मानदंड के बिना सरकार एक पक्षीय रूप में क्या है सीएजी की नियुक्ति कर देती है। तो किसी सार्वजनिक परामर्श या फिर निश्चित मानदंड के बिना सरकार एक पक्षीय रूप से आपके सीएजी की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकारों की कोई आपके सहभागिता नहीं होती है, जिससे संघवाद की भावनाएं ये प्रभावित होती हैं। अपारदर्शी चयन प्रक्रिया है, न तो नाम आपके सार्वजनिक होते हैं, न ही आपके चयन का आधार होता है कोई हितों का टकराव। सेवानिवृत्त सचिवों और आपके प्रशासकों की नियुक्ति से, जो कि जैसे कि आपके जीसी मुर्मू हैं, ये आपके सीएजी की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं। पूर्व में जिन विभागों में कार्य किया गया हो उनके लेखा परीक्षण में आपके पक्षपात की आशंका रहती है। फिर हम देखें आपकी कार्यतर जो लेखा परीक्षा हैं, सीएजी ऑडिट आपके पूर्व व्यापी होते हैं, अर्थात ये व्यय के हो जाने के बाद उनका आपके लेखा परीक्षण करते हैं, जिससे आपके पूर्व नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। यानी कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या हो, तो कार्योत्तर लेखा परीक्षा कार्य होने के बाद सीएजी ऑडिटर पूर्व व्यापी होते हैं, अर्थात ये व्यय के आपके हो जाने के बाद उसका लेखा परीक्षण करते हैं, जिससे पूर्व नियंत्रण है ये संभव नहीं हो पाता है। संसदीय सदस्यता का अभाव है। ब्रिटेन के विपरीत जहां आपके सीएजी हैं, आपके हाउस ऑफ कॉमन्स, सीएजी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता है, जिससे आपके प्रत्यक्ष विधायी भागीदारी सीमित हो जाती है। संसदीय सदस्यता का आपके अभाव, तो संसदीय जो सदस्यता इसका अभाव रहता है। ब्रिटेन के विपरीत जहां आपके सीएजी का आपके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, भारत में सीएजी आपके संसद का सदस्य नहीं होता है, जिससे प्रत्यक्ष जो विधायी भागीदारी है ये सीमित हो जाती है। तो इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति तो रहती नहीं है, अपना ये काम अलग से रखते हैं। आपके अधिदेश का अतिक्रमण, 2G और आपके कोयला ब्लॉक ऑडिट पर आलोचनाएं। जहां आपकी सीएजी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के आरोप लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों में 3C आपका भय पैदा होता है, सीबीआई, सीएजी और सीवीसी। ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने की आपकी हिचकिचाहट होती है। तो 2G और कोयला ब्लॉक का जो ऑडिट पर आलोचनाएं हुई थी, जो ये आपकी चीज़ें हुई थी, वहाँ पर सीएजी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के आरोप लगे थे, तो अधिदेश का अतिक्रमण करते हैं ये। प्रशासनिक अधिकारियों में आपके 3C का भय रहता है, एक सीबीआई का, एक सीएजी का और सीवीसी का, जिससे क्या परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है। अगली बात की क्षेत्रीय विशेषज्ञता का अभाव देखने को मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे आपके जटिल विषयों में लेखा परीक्षण है, तो सीएजी और आपके भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा में आवश्यक तकनीकी और आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव रहता है। तो क्षेत्रीय विशेषज्ञता का अभाव है, इस कारण से भी आपकी चीज़ें प्रभावित होती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जटिल विषयों में लेखा परीक्षा करना है, तो आपकी क्या है सीएजी और आपके भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा में आवश्यक तकनीकी और आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव रहता है। गुप्त व्यय में आपके लेखा परीक्षा की सीमाएं, सीएजी गुप्त आपके सीएजी क्या है गुप्त सेवा व्यय का विस्तृत लेखा परीक्षण नहीं कर सकता, तो सीएजी है गुप्त सेवा व्यय का आपके विस्तृत लेखा परीक्षण नहीं कर सकता। वास्तविक व्यय की पुष्टि के लिए बिना सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आपके दिए गए जो प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होता है। वास्तविक व्यय की पुष्टि किए बिना सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को आपके स्वीकार करना होता है। ठीक है। 8वां, दस्तावेज की देरी और आपके प्रतिवेदन की विलंबित प्रस्तुति। आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति देरी लेखा परीक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और सीएजी प्रतिवेदन आपके अधिकांश संसद के विलंबन से प्रस्तुत होते हैं और जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। जो बीत गई सो बात गई, तो फिर जो भी बीतने के बाद क्या बात काम की। ठीक है ना। अब देखो ये मामला देखते हैं अपन। देखो संस्था है, ठीक है साहब, संस्था है। आपकी बात करेंगे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, जो हम पहले बात कर रहे थे। ठीक है ना। हमने कहा ना एक आपको ऐसी जो सारणी है ये
जो आपकी तुलनात्मक रूप से बात करती हैं, ठीक है ना। तो इनका तुलनात्मक रूप से हम सारा अध्ययन करें उससे पहले ये चीज़ कंप्लीट कर देता हूँ ताकि पीछे ये बचे नहीं। तो लास्ट में शॉर्टकट मतलब भाई लास्ट में जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए, ठीक है ना। इससे पहले भी मैं ये कहता हूँ आपके, ये मैं यहाँ से थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी आज। हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पढ़े जिसमें अनुच्छेद 148 से 51 के बीच में बात करी। 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करी जिसमें नियुक्ति, निष्कासन, शपथ, राष्ट्रपति, वेतन, सेवा, बढ़ते सेवा, निवृत्ति के पश्चात प्रतिबंध, भारतीय से लेखा एवं लेखा परीक्षक के विभाग, वे आदि चीज़ें देखी। फिर 149 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और अधिकार देखे। उन कर्तव्य के अंतर्गत हमने CAG, संघ, राज्यों और अन्य प्राधिकरणों के लेखों के संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हुए देखा। संसद इन कर्तव्यों को विधि द्वारा विनिर्देशित करते हुए देखे। जब तक संसद विधि नहीं बनाएगी जब तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आपके अधिकार प्राप्त रहेंगे जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत के ऑडिटर जनरल को प्रचलित विधियों में अधीन प्राप्त थे। फिर 150 में आपके लेखों का स्वरूप देखा कि संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों की सलाह पर आपके निर्धारित किया जाएगा। फिर हमने देखा 151 जिसमें लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन थे जिसमें संघ सरकार के प्रतिवेदन देखे, राज्य सरकार के प्रतिवेदन देखे। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आपके पद की स्वतंत्रता देखी जो कि कार्यकाल की सुरक्षा देखी। पुनर्नियुक्ति के बारे में हमने बात करी कि पद त्याग के पश्चात वह भारत का सरकार और राज्य सरकार के दिन किसी भी आपके पद के आपके पात्र नहीं होगा। फिर वेतन और आपकी जो अन्य शर्तें हैं वो उनके द्वारा निर्धारित की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होती हैं, ये बातें हमने देखी। फिर काफ़ी चीज़ें और भी हमने देखी। उसके बाद हमने आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य और शक्तियों में वापस ये अनुच्छेदों की बात करी। वन में से एक बच गया 279 जो कि CAG शुद्ध कर आय को प्रमाणित करता है, बाध्यकारी रूप से इनकी बातें मानी जाती है। फिर हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्ति और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 देखा जिसमें काफ़ी चीज़ें इनमें निर्धारित की गई, वो चीज़ें और आगे हम एक सारणी में देख लेंगे। फिर हमने देखा भाई क्या चीज़ है ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किसको करते हैं, किस किस निधियों की बात करते हैं, निधियों में देखा। फिर हमने जिन लेखों का परीक्षण किया जाता है उन लेखों को देखा। फिर हमने जिन निकायों का लेखा परीक्षण किया जाता है उन निकायों को देखा। उसके बाद अपने बाद में कुछ फैक्ट देखे जो कि अब लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। प्रथम महालेखा परीक्षक आपके एडवर्ड डुमंड थे। स्वतंत्रता के समय आपके सरबट्टी आपके मोनरो स्टेग थे। उसके पश्चात जो स्वतंत्रता के पश्चात देखा वो आपके V नरहरि राव थे। फिर न्यूनतम कार्यकाल वाले आपके राजीव महर्षि देखे। फिर सेज जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे वो थे आपके A.K. चंद्रा। फिर भारत के CAG देखेंगे। अभी हमने लेखा परीक्षक के प्रकार देखे जिसमें प्रदर्शन और निष्पादन लेखा परीक्षक, वित्तीय लेखा परीक्षक और अनुपालन लेखा परीक्षक देखे। प्रतिवेदन के प्रकार देखे, विनियोग आपके लेखा प्रतिवेदन देखा, वित्त लेखा प्रतिवेदन देखा, सार्वजनिक उपक्रम प्रतिवेदन देखा, फिर प्रस्तुति और परीक्षण देखा। अब अपन बात करते हैं भारत के प्रमुख CAG के बारे में। CAG सबसे पहले आपके 1948 से लेकर 1954 के बीच में आपके V नरहरि राव रहे। फिर A.K. चंदा रहे। A.K. चंदा के बाद A.K. रॉय रहे, ठीक है ना। फिर देखो नरहरि राव के बाद A.K. चंदा के बाद A.K. राय। फिर आपके रंगनाथ, नरहरि के चंदे में राय में हम रंग गए। बख्शी के प्रकाश चतुर्वेदी, देखो A बख्शी हैं, फिर ज्ञान प्रकाश हैं, फिर आपके TN चतुर्वेदी हैं, फिर आपके CG सौम्यया हैं, फिर VK आपके सुंगड़ू हैं, उसके बाद VN कौल हैं, उसके बाद विनोद राय है, फिर शशिकांत शर्मा हैं, फिर राजीव महर्षि हैं, फिर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, फिर आपके A.K. संजय मूर्ति है। अच्छा, ये सारे प्रमुख रूप से देखने को मिले हैं, बिल्कुल ये देखने को मिले हैं। सबसे पहले नरहरि राव जो 1948 से 1954 के बीच, A.K. चंदा है जो कि 1954 से 1960 के बीच में, फिर A.K. रॉय हैं जो आपके 1960 से 1966 के बीच में, आपके M रंगनाथ है 1966 से 1972 के बीच में, A बख्शी है जो 1972 से 1978 के बीच में, ज्ञान प्रकाश है 1978 से 1984 के बीच में, TN चतुर्वेदी है 1984 से 1990 के बीच में, सौम्या है आपके सौम्या जो 1990 से 96 के बीच में, VK सुंगड़ू आपके 1996 से 2002 के बीच में, VN कौल है जो 2002 से 2008 के बीच में है, विनोद रॉय है 2008 से 2013, शशिकांत शर्मा है 2013 से 2017, राजीव महर्षि है आपके जो कम कार्यकाल वाले 2017 से 20 तक, 20 से फिर 24 तक हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, और फिर हैं K. संजय मूर्ति जो 21 नवंबर 2024 से लगातार कार्य कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो साहब विभिन्न संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के गठन के बारे में देखेंगे, उनकी प्रकृति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं जूम अपन, यहाँ देखते हैं सबसे पहली अपनी एक संस्था है, संस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। संस्था इस तरफ हैं, ये सारी संस्थाएं दे रखी हैं, इस तरफ आपकी सारी संस्थाएं दे रखी हैं जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं, NHRC हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स आपके कॉरपोरेशन है,
कॉरपोरेशन क्या, अरे कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, फिर CIC है, ठीक है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, CVC हो गया, फिर लोकपाल हो गया साहब, फिर भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, ECI हो गया, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, CAG हो गया। चले साहब, अब अपन बात करते हैं, सभी को हमने पढ़ लिया अच्छे से। देखो गठन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बात करें। मानवाधिकार आयोग आपके 12 अक्टूबर 1993 को आपके 12 अक्टूबर 1993 को आपके इसका गठन होता है। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। NHRC का गठन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स आपके जो कमीशन, अरे यार हाँ, कमीशन का गठन होता है, ठीक है ना, 12 अक्टूबर 1993 को। फिर अपन बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। सूचना आयोग आता है आपके 12 अक्टूबर को, भाई यही 12 अक्टूबर है लेकिन 2005 है। सूचना आयोग 2005 में आता है, 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 1993 को आपके आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर हम देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग कब आता है। 11 फरवरी 1964 को आपकी के संतानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है, जिसका गठन होता है 11 फरवरी 1964 को ये गठन होता है। लोकपाल का आपके 16 जनवरी 2014 आपके, ठीक है ना, 16 जनवरी 2014 को आपके लोकपाल आता है। भारतीय निर्वाचन आयोग आपके 25 जनवरी 1950 को आपके कार्य में आता है, ठीक है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई आपकी तारीख नहीं देखने को मिलती है। तो कुल मिला के वापस रिवीजन करें बिल्कुल। देखो संस्थान है जिसमें सबसे पहले हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखा जो 12 अक्टूबर 1993 को आपके आते गठन होता है इसका। फिर हमने केंद्रीय सूचना आयोग देखा जो 12 अक्टूबर 2005 को आता है आपके। फिर हमने देखा साहब क्या, फिर हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग देखा जो कि आपके 11 फरवरी 1964 को है। लोकपाल देखा जो कि आपके 16 जनवरी 2014 को है। फिर हमने भारतीय निर्वाचन आयोग ECI को देखा जो कि आपके 25 जनवरी 1950 को है। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखा, ठीक है साहब। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति देखिएगा किस प्रकार की, कुछ संवैधानिक है, कुछ आपके सांविधिक है। सांविधिक मतलब आपके विधि के अधिनियम पारित करके बनाई गई चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने मानवाधिकार आयोग की बात करती है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो इसकी बात करती है ये सांविधिक है। इसकी बात करें तो ये आपकी बात करने पर हम बात करें तो इसका गठन आपके सांविधिक है, यानी कि विधि के द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया है। उसी प्रकार से आपके जो देखो जो 1900 आपके लगभग 50 के बाद है वो ऑब्वियसली बात है सांविधिक ही है, ठीक है ना। तो देखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को आपके केंद्रीय सूचना आयोग है उसका आपके सांविधिक है ये भी। फिर हम देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये भी सांविधिक है, 2003 में सांविधिक बना, ठीक है ना, क्योंकि इसका अधिनियम इसके लिए आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए 2003 में अधिनियम आता है। तो 11 फरवरी 1964 की जो संस्थानम समिति की आपके सिफारिश पर जिसका गठन होता है CVC का, जिसकी एक सांविधिक है ये भी। लोकपाल है ये भी सांविधिक है जो आपके 16 जनवरी 2014 को आपके जिसका गठन होता है ये भी एक सांविधिक है। संवैधानिक रूप से बात करते भारतीय निर्वाचन आयोग है और साथ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ये आपकी क्या है, संवैधानिक है। क्या है ये, संवैधानिक है, ठीक है ना। दो संवैधानिक हमने देखा, एक ECI देखा, एक CAG देखा। बाकी सब लोकपाल हो चाहे केंद्रीय सतर्कता आयोग हो चाहे आपके CIC हो या फिर NHRC हो, ये सारे आपके क्या है, सांविधिक हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। एक मज़े की बात, जितने भी आपके प्रमुख रूप से हैं इनकी नियुक्तियां करते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। चाहे आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ले लो, चाहे आपके केंद्रीय सूचना आयोग ले लो, चाहे आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग ले लो, चाहे आप लोकपाल ले लो, चाहे भारतीय निर्वाचन आयोग ले लो, चाहे आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर बाल अधिकार के वगैरह जो बाल अधिकार जो संरक्षण वाला और महिला आयोग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। इधर वो चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, एक बात ध्यान रख लेना इस चीज़ को। वहाँ पर अलग मटेरियल हो सकता है। हम यहाँ पर जो राज्यों की प्रमुख रूप से यहाँ पर हम, ठीक है, RPSC के बारे में भी बात नहीं कर रहे, ओके। चलिए अगर एक और जगह यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति अगर वहाँ पर करता जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अब संख्या के बारे में बात करते हैं साहब। संख्या के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको संख्या के बारे में बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को होता है।
जो एक सांविधिक है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसमें आपके 1+7+5 की आपकी संख्या रहती है। 7 आपके पदेन रहने वाले हैं, 1 अध्यक्ष रहने वाला है, 5 अन्य सदस्य रहने वाले हैं। 1+7+5 175 आपके मानवाधिकार आयोग की संख्या रहने वाली है। ठीक है, डन। फिर केंद्रीय सूचना आयोग है जो फिर आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, जिसकी 1+10 अधिकतम संख्या रहने वाली है। 1+10 अधिकतम संख्या रहने वाली है। वर्तमान में 1+10 सारे आपके बड़े बहन नहीं है। संख्या अगर हम देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी 11 फरवरी 1964 को केशंतनम समिति की आपकी सिफारिश पर, जो कि 2003 का एक सांविधिक आपके आयोग है, ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है सारा, उनकी आपकी संख्या है 1+2। 1+2 अधिकतम रह सकती हैं। 1+10 हमने CIC का देखा, हमने NHRC का 1+7+5 देखा। अब हम बात करते हैं लोकपाल की, तो उसकी संख्या रह सकती है आपके 1+5। 50% तो होगी न्यायिक और 4 हो गए वंचित वर्ग से, तो 4 न्यायिक वर्ग से और 4 आपके वंचित वर्ग से। 1+8 का संबंध रहने वाला है आपके लोकपाल से। 1+2 की जो आपकी संख्या है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की रहने वाली है। संख्या राष्ट्रपति और भी तय कर सकता है। ठीक है ना। अब चयन समिति के बारे में बात करते हैं, तो आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी चयन समिति है। जो इस चयन समिति में आपके प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का नेता होता है प्रतिपक्ष का, ठीक है ना, और राज्यसभा का प्रतिपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। अब देखो, उपसभापति है राज्यसभा का और गृह मंत्री है। ये 6 बंदे आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हो रहा है, जिसके राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है। सांविधिक आपकी प्रकृति होती है जिसकी, इसकी चयन समिति में आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता जो हो गया प्रतिपक्ष का, ठीक है ना, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का आपके उपसभापति और होम मिनिस्टर शामिल होता है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC आपके जो 12 अक्टूबर 2005 को गठन होता है, जिसका 1+10 अधिकतम संख्या होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा आपके नियुक्ति होती है और सांविधिक प्रकृति की है। उसकी हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, लोकसभा की आपके नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री है, ये प्रमुख रूप से इसकी चयन समिति होती है। सतर्कता आयोग है, इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता आपके प्रतिपक्ष और होम मिनिस्टर आपके शामिल होता है इसमें, ठीक है ना, तो होम मिनिस्टर शामिल होता है। केंद्रीय सूचना आयोग और आपकी सतर्कता आयोग में बहुत ही सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पर उसमें कैबिनेट मंत्री है, यानी कि CIC में तो कैबिनेट में आपके जो मंत्री रहेगा और इधर आपके गृह मंत्री रहने वाला है। लोकपाल के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश हो गया और विधि वेता हो गया। ये पांचों मिलकर आपके लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रमुख रूप से, या फिर जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं चयन समिति का। प्रधानमंत्री, लोकसभा का आपके नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री ये भी आपकी ECI के लिए होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। खोज समिति के बारे में बात करें तो खोज समिति इन तीनों में तो होती नहीं है, जो आपके प्रमुख रूप से CIC हैं और आपके जो मानवाधिकार आयोग है और CBC है, ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उधर तो होती नहीं है। आपके लोकपाल में 7 सदस्य, न्यूनतम 50% वंचित वर्ग से होंगे। वहीं आपकी ECI है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष आपके विधि मंत्री प्लस आपके 2 सदस्य होंगे, जो कि आपकी खोज समिति होंगी। तो खोज समिति लोकपाल और आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए होती हैं। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है, ये किसमें है, ये आपके CIC में है, जो केंद्र के द्वारा तय किया जाता है, ये केंद्र के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। लेकिन आपके जो मानवाधिकार आयोग है, उस मानवाधिकार आयोग में आपके 3 वर्ष अधिकतम हो सकते हैं और 70 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र हो सकती है। 3 वर्ष कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगी उसमें आपके कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना, केंद्र द्वारा तय होगा आपके CIC का। फिर आपके जो सतर्कता आयोग है, उसके 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या फिर आपके 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी, 4 वर्ष के कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वो आपके कार्यकाल रहेगा। 5 वर्ष या फिर आपके 70 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, न्यूनतम आपकी आयु 45 वर्ष, न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 70 वर्ष तक रहेगा और 5 वर्ष का कार्यकाल रह सकता है। ये हम बात करते हैं लोकपाल की। किसकी बात करी हमने, ये है हमारे लोकपाल की बात है, लोकपाल की, ये लोकपाल की बात है, ठीक है ना, ये CBC है, ठीक है ना। अब जो इलेक्शन कमीशन के हैं 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये आपके अधिनियमों के द्वारा बाद में आपके विभिन्न नियमों के बारे में बात करी गई है। संविधान में इनका भी उल्लेख नहीं है, इनके भी आपके 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है, ठीक है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब शपथ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं या फिर सदस्य होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, लेकिन इधर हैं आपके CIC हैं जो इसके राष्ट्रपति दिलवाएगा शपथ, इनके भी आपके राष्ट्रपति दिलवाएगा CBC के, और आपके इसकी शपथ का उल्लेख नहीं है लोकपाल की, ना ही आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन आपके लोक लेखा और आपके महानिदेशक इनकी बात करें
नियंत्रक के बारे में बात करें तो इनको राष्ट्रपति आपके प्रमुख रूप से शपथ दिलाएगा। त्याग पत्र हैं सभी के सभी आपके राष्ट्रपति को ही देंगे, लेकिन आपके इसके बारे में लोकपाल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। बाकी सबको राष्ट्रपति आपके त्याग पत्र देगा। वेतन है जो आपके मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके तो आपके केंद्र सरकार के द्वारा तय होगा। और आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका भी केंद्र सरकार तय करेगी। वहीं अगर हम बात करें सीवीसी के जो यूपीएससी के अध्यक्ष और आपके सदस्य के सम्मान है, इसके क्या होंगे, आपके वेतन होगा। ठीक है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के समान सीवीसी के, सीवीसी है ना, हाँ ठीक है, सीवीसी, वेरी गुड। यहाँ पर अब बात करते हैं आपके प्रमुख रूप से लोकपाल की, तो अध्यक्ष को मिलेगा मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य को मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेतन देखे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही मिलेगा। वहीं आपके इधर भी देखे तो सर्वोच्च न्यायालय के आपके न्यायाधीशों के समान ही वेतन मिलेगा। तो आप तीनों में, लोकपाल हो जाए, चाहे आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाए, चाहे आपके महालेखा परीक्षक हो जाए या लोक लेखा परीक्षक हो जाए, जो भी हो। ठीक है ना। पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करें तो किसी की भी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपकी पुनर्नियुक्ति संभव है। भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपके पुनर्नियुक्ति संभव है, लेकिन भारतीय राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी। बाकी सबके लिए आपके क्रॉस लगे हुए हैं, चाहे आपके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे आपके सीबीसी हो, चाहे आपके लोकपाल हो, चाहे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईसीआई हो, चाहे आपके प्रमुख रूप से कोई भी हो, क्या हो, आपके लोक लेखा नियंत्रक एवं आपके लोक लेखा परीक्षक हो, सीएजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी की आपकी क्या पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। ये मामला आपके प्रमुख रूप से दे रखा है। आज की इस कक्षा में आपने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत तरह से और बहुत ही तुलनात्मक रूप से बहुत ही आयोगों को पढ़ा, चाहे मानवाधिकार ले लो, चाहे आपके प्रमुख रूप से आपके सीवीसी ले लो, या फिर सीआईसी ले लो, या फिर सीएजी ले लो, लोकपाल हो गया। बहुत ही तमाम चीज़ें हमने कवरअप करी और जो एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखी। ये इंपॉर्टेंट कक्षा होने वाली है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 के बीच में बातें करी, और इसी के साथ में इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।